मैंने उसकी लाश को भी नीचे नशेब में घसीट दिया। दोनों की स्टेन गन ने उठाकर दूर दरख्तों की तरफ उछाल दी और दीवार के साथ लगकर तेजी से कदम उठाता हुआ रेस्ट हाउस के बरामदे में आ गया। सामने ऊपर जाने वाली लकड़ी का जीना था। मैं बेआवाज कदमों से चलता हुआ जीना चढ़ने लगा। मिस्टर व्यास के कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे के नीचे से अंदर जलते टेबल लैंप की रोशनी बाहर निकलकर जीने पर पड़ रही थी, बाकी वहां अंधेरा था। दरवाजे की एक जानिब लकड़ी का एक बड़ा खोखा पड़ा था। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ किया। दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक मुझे अंदर से बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं हमतन गोश हो गया। ये अंदर मिस्टर व्यास किससे बातें कर रहा है? दूसरे ही लम्हे मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि अंदर एक औरत भी है। मिस्टर व्यास उससे बातें कर रहा था। ये औरत कौन हो सकती है? जो कोई भी हो, इस औरत की वजह से मेरे मिशन के नाकाम होने का शदीद खतरा था और ये मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नीचे से किसी गाड़ी के आकर खड़े होने की आवाज आई। मैं तेजी से पलटकर लकड़ी के खोखे के पीछे छुप गया। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? कहीं सचमुच पासा तो नहीं पलट जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मरूंगा ही, मगर यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी से उतरकर कोई ऊपर ना आया। मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। कमरे से मिस्टर व्यास और औरत के बातें करने की आवाज बंद दरवाजे के करीब आती गई। फिर दरवाजा खुला। जीने के सामने वाला हिस्सा रोशन हो गया। मैंने गैर शऊरी तौर पर अपना सर नीचे कर लिया। मिस्टर व्यास की आवाज आई, मैं तो नहीं चाहता था कि तुम इस वक्त वापस जाओ, मगर मेरी मजबूरी है। तुम इसे माइंड मत करना। औरत ने मुस्कुराती हुई आवाज में कहा, कोई बात नहीं मिस्टर व्यास, सब ठीक है, मैं आधी रात को भी वापस जा सकती हूँ। औरत की आवाज मुझे मानूस महसूस हुई। मैंने खोखे की दीवार से जरा सा सर निकाल कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। ये वही विमेन हॉस्टल वाली प्रोफेसर लड़की रत्नावली थी जो एक रात पहले गुंडों से बचती मेरे कमरे में घुस आई थी। ये क्या मौमा है? मिस्टर व्यास ने रत्नावली से हाथ मिलाया, फिर कहा, टैक्सी वाले को मैंने फोन पर बता दिया है कि उसे कहाँ जाना है, तुम खुद भी गाइड कर देना। रत्नावली ने कहा, सब ठीक है मिस्टर व्यास, गुड नाइट, बल्कि गुड मॉर्निंग। वो हल्का सा कहकहा लगाकर हंसी और सीढ़ियां उतरने लगी। दूसरे ही लम्हे मिस्टर व्यास ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। एक लम्हे के अंदर अंदर अजीब ड्रामाई सूरत हाल सामने आ गई थी, लेकिन मेरा टारगेट मिस्टर व्यास था। मुझे अपने टारगेट पर अंधाधुंध हमला करना था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे लिए मैदान खाली हो गया था। मैंने एक बात जहन में सोची और जल्दी से खोखे के पीछे से निकलकर दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज बदल कर कहा, सर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, दरवाजा खोलिए। अंदर से मिस्टर व्यास ने तल्ख लहजे में हुर्राते हुए पूछा, क्या बात है? मैंने उसी आवाज में कहा, सर जेटी ऑफिसर आया है नीचे। उसके साथ ही मैंने चाकू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और दीवार के साथ बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो गया। दरवाजे की कुंडी खुली, फिर दरवाजा खुला और मिस्टर व्यास ने सर बाहर निकाल कर पूछा, क्या बात है? दूसरे ही लम्हे में शेर की तरह जस्त लगा चुका था और मिस्टर व्यास की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में और चाकू उसके सीने में उतर चुका था। मैं उसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और टांग मार कर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने चाकू का फल खींचकर उसी जगह दूसरा वार किया। मिस्टर व्यास ने अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़ लिया था। टेबल लैंप की रोशनी में उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने मुझे पहचान लिया था। उसकी आंखों में मौत की थरथराहट और हैरत थी। मैंने उसे कालीन पर गिरा दिया, चाकू को उसकी धोती के पल्लू से साफ करके बंद किया, जेब में डाला। मेरी आंखें मिस्टर व्यास के जर्द बल्कि सफेद होते चेहरे पर लगी थी। जिंदगी उसके जिस्म से परवाज कर रही थी और मौत ने उसकी आंखों को पथरा दिया था। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और सीधा मिस्टर व्यास के पलंग की तरफ बढ़ा। सुरहाने को उठाया, नीचे कुछ नहीं था। जल्दी से गधेला उठाया, नीचे उसका बटवा पड़ा था। बटवे को खोला तो मेरी जान में जान आ गई। लोहे की अलमारी की चाबी उसमें मौजूद थी। बटवे के साथ ही मिस्टर व्यास का पिस्तौल भी पड़ा था जो अब उसके किसी काम न आ सकता था। पिस्तौल ने उससे बेवफाई की थी। हकीकत यह है कि भारत के सूबे महाराष्ट्र के सिवा तकरीबन बाकी सभी सूबों के आदमी दुगले पतले और मरियल होते हैं। अगर ये इंटेलिजेंस ऑफिसर गुजरात काठियावाड़ की बजाय पंजाब या महाराष्ट्र का होता, मगर भारी भरकम जिस्म होते हुए भी मिस्टर व्यास के जिस्म में जान नहीं थी। अगर से मेरा कमांडो अटैक भी खौफनाक और अचानक था, उसके बावजूद मिस्टर व्यास ने वहीं हथियार डाल दिए थे। चाबी लेकर मैंने लोहे की अलमारी खोल दी। दूसरी दराज में चमड़े का मोहर बंद थैला था। मैंने उसको बाहर निकालकर उसकी मोहर तोड़कर खोला। रेड बॉक्स उसी तरह उसके अंदर प्लास्टिक के सफेद लिफाफे में बंद पड़ा था। उसका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, अब मुझे वहां से निकल जाना था। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ टेलीफोन की तरफ बढ़ा, मगर फौरन ही वापस आ गया। फिर मैंने रिसीवर उठाकर जल्दी से नीचे मेज पर रख दिया। ये आवाज मुझे पकड़वा सकती थी। रेड बॉक्स वाला थैला उठाकर मैंने मिस्टर व्यास की लाश को आखिरी बार देखा। उसकी पथराई हुई आंखें यूं खुली थीं जैसे मुझे देखकर दहशत ज़दा हूं।
मैं कमरे से निकल आया, दरवाजे को बंद किया, लकड़ी के जीने पर से उतरकर नीचे बरामदे में आकर दोनों तरफ गौर से देखा। टैक्सी रत्नावली को लेकर जा चुकी थी। मैं उछलकर बाएं जानिब नशेब में दरख्तों की तरफ उतर गया, जहां भी भारतीय बहरिया के 2 जवानों की लाशें पड़ी थी। नारियल के दरख्तों के नीचे गहरी तारीकी थी। यहीं से गुजरकर मुझे नेवल गोदाम वाली कच्ची सड़क के दूसरे सिरे पर निकलना था। वहां पक्की सड़क पर आया तो रात के 2-2:15 का अमल होगा। उस वक्त कुछ ज्यादा ही तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। फिर भी जब तक मैंने इत्मीनान नहीं कर लिया, सड़क पार नहीं की। अब सबसे आखिरी और नाजुक मरहला होटल के अकबी पाइप के जरिए ऊपर अपने कमरे में जाना था। जहां अगर मुझे चौकीदार वगैरह ने देख लिया तो बाद में मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। जो ही मैं होटल के अकबी वीरान बाग के इलाके में आया, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मैं वहीं बैठ गया। कुत्ता मेरे करीब आकर भौंकने लगा। मैं उसे रिवॉल्वर से शूट नहीं कर सकता था। ये बात मेरे हक में मोहलक साबित हो सकती थी। मैं चुपचाप वहीं अंधेरे में सिमट कर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद ही चौकीदार के फर्श पर लट बजाने की आवाज आई। कुत्ता भाग गया, मगर अब चौकीदार इलाके में मौजूद था। मेरे लिए वहीं बैठे रहना मुनासिब था। कोई 5 मिनट के बाद जब चौकीदार की लठ की आवाज दूर से सुनाई दी तो मैं उठकर पाइप की तरफ बढ़ा। मोटरों के शेड पर भी सन्नाटा था। मैं लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर अपनी खिड़की के पास आ गया। मेरी खिड़की का आधा शीशा उसी तरह ऊपर को उठा हुआ था। मैंने अपने आप को कमरे में गिरा दिया। रेड बॉक्स वाला चमड़े का थैला फर्श के कालीन पर दूर लुढ़क गया। मैंने फौरन उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा कमांडो अटैक कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका था। मैं होटल में वापस आया। कमरे में अंधेरा था। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। पर्दा अपने आप बराबर हो गया। उस वक्त मेरे पेश नजर 2 अहम काम थे। पहला काम रिवॉल्वर को बाहर कॉरिडोर वाले गमले के नीचे छुपाना और रेड बॉक्स को किसी ऐसी जगह फेंकना जहां से वो कभी बाहर ना निकाला जा सके। रेड बॉक्स को मैं पाम के किसी गमले के नीचे या अपने कमरे में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े बदल कर खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन लिया। यह एक तरह से शबखाबी का लिबास था। रात ढलने लगी थी। कॉरिडोर में देखा, वहां उस वक्त कोई नहीं था। मैं रिवॉल्वर लेकर बड़ा ही था कि ख्याल आया अगर बफर्ज मोहाल ये रिवॉल्वर किसी वजह से गमले के नीचे से बरामद हो गया तो मुझे मुसीबत में फंसा सकता है, क्योंकि जिन 2 गोलियों से रेस्ट हाउस के गार्ड्स हलाक हुए थे वो इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। मुझे ये रिवॉल्वर भी रेड बॉक्स के साथ ही किसी अंधे कुएं में फेंक देना चाहिए। मैंने रिवॉल्वर को भी रेड बॉक्स वाले थैले में डाला और थैले को रस्सी से बांध दिया। 3:30 पौने 4 बजे सैर को जाने वाले लोग घरों से निकल पड़ते थे। मैंने चमड़े के थैले को कुर्ते के अंदर अपने पेट के साथ बांध लिया और सैर करने के बहाने होटल से निकलकर एक तरफ चलने लगा। मैं इस तरह चल रहा था जैसे सैर करने निकला हूँ। किसी वक्त चलते चलते अपने बाजुओं को ऊपर नीचे करता जैसे वर्जिश कर रहा हूँ। मैंने लोगों को देखा था, वो ऐसा ही करते थे। मैं होटल की मुखालिफ समत चल रहा था। आसमान पर सुबह की फीकी सफेदी झलकने लगी थी। कहीं कहीं लोग सैर को चाहते नजर आने लगे। सड़क पर कभी कोई ट्रक भी गुजर जाता। चलते चलते मैं समंदर के वीरान किनारे की तरफ आ गया, जहाँ फ्लैटों का एक सिलसिला जेरे तामीर था। आगे समंदर के किनारे पथरीली चट्टानों का सिलसिला था, जहाँ कहीं कहीं गारों के अंदर गहरे सुराख बने हुए थे। ये जगह रेड बॉक्स छुपाने के लिए बेहतर थी। मैं एक खो में चला गया। खो के अंदर अंधेरा था। जमीन रेतली थी और संदरेजे बिखरे हुए थे। एक जगह कुदरती तौर पर गड्ढा बन गया था। शायद किसी ने यहाँ से भारी पत्थर उठाया हुआ था। मैंने गड्ढे के पहलू में रेत को खोदकर एक मजीद सुराख बनाया और रेड बॉक्स और रिवॉल्वर वाले थैले को उसके अंदर रखकर ऊपर पत्थर और रेत डालकर उसे बंद कर दिया। फिर गड्ढे में पत्थरों को लुढ़काने लगा, यहाँ तक कि वो गड्ढा भर गया। उन पर मैंने रेत और संगरेजे डालकर एक तरह से उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये मकाम वीरान और दूर दराज जगह पर वाक़ था और जहाँ किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं वापस होटल में आ गया। आते ही दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और पलंग पर गिरते ही गहरी नींद सो गया। आंख खुली तो टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। मैंने रिसीवर उठाया। मैं जानता था ये टेलीफोन कहाँ से आया है और क्यों आया है। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मद्रासी जेटी ऑफिसर की घबराई हुई आवाज आई, सर मैं बड़ी देर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी पहुंचें। किसी ने मिस्टर व्यास का खून कर दिया है और अलमारी से रेड बॉक्स भी गायब है। मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, माय गॉड, क्या कह रहे हो तुम? वो बोला, किसी तकरीब कार का काम लगता है, 3 गार्ड्स भी मार दिए गए हैं, बस आप जल्दी आ जाएं। जेटी ऑफिसर ने फोन बंद कर दिया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और चाय पिए बगैर टैक्सी में बैठा सीधा बंदरगाह पहुंच गया। वहां रेस्ट हाउस के गिर्द सिविल और मिलिट्री पुलिस के आदमी जगह जगह स्टेन गन्ने लिए खड़े थे। रूसी मुशीर दमेजी और दूसरे बंदरगाह के आला अफसर और पुलिस के 2 इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद थे। मैंने अपने ऊपर घबराहट और परेशानी तारी कर रखी थी। जाते ही जेटी ऑफिसर और रूसी मुशीर से मिला। मिस्टर व्यास की मौत पर हैरत और अफसोस का इजहार किया। व्यास की लाश पोस्टमार्टम के लिए नेवी के अस्पताल ने पहुंचा दी
दी गई थी। रूसी मुशीर ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कैप्टन? मुझे तो ये तखरीबकारों की कार्रवाई लगती है। मैंने उसकी तायद की और कहा, इसके सिवा और हो भी कौन सकता है मिस्टर दमेजी। अभी कल ही की तो बात है कि जब मैंने इस इलाके में एक सिनहाली तखरीबकार का पीछा करके उसे पकड़ना चाहा, मगर मेरी बदकिस्मती कि उसने जहरीला कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली। मैंने तो शाम को मिस्टर व्यास से कह दिया था कि तखरीबकार इस इलाके में छुपे हुए हैं। रूसी मुशीर बोला, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई तसल्ली बख्श नहीं थी, वरना वो लोग रेस्ट हाउस में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकते थे। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं भी तो मिस्टर व्यास से यही कहता था, मगर किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वो लोग रेड बॉक्स निकाल कर ले गए हैं। हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा सुराग निकल गया है। जेटी ऑफिसर हमारी तरफ आ रहा था। जाहिर है वो परेशान था, क्योंकि वही इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबदेह था। ये खबर रूसी मुशीर ने सुबह आते ही हादसे की इत्तला मिलने पर दिल्ली में अपने सिफारत खाने तक पहुंचा दी थी। वहां से इंडियन वजारत दाखिला और वजारत दिफा को मिल गई, और थोड़ी ही देर बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से मिस्टर टंडन का फोन आ गया। वो बहुत फिक्रमंद था। वो बंदरगाह के सिक्योरिटी स्टाफ को मूरद इल्जाम ठहरा रहा था। मैंने अपने बारे में पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। उसने तेज लहजे में कहा, इस दुर्घटना की फुल रिपोर्ट तैयार करके जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर वापस आ जाओ। ये साउथ के इंटेलिजेंस वाले बिल्कुल बेकार लोग हैं। इन्होंने बहुत बड़ा क्लू अपनी नालायकी से ज़ाया कर दिया है। तुम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके वापस आने की कोशिश करो। उसने फोन बंद कर दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हर शय बखूबी अंजाम पा गई थी। किसी वक्त मेरे दिल में एक शक सा उभर आता था कि कहीं चट्टानी गार में से कोई रेड बॉक्स निकाल न ले। फिर सोचता कि वहां जाकर किसी को खुदाई करने की क्या जरूरत पड़ी है। एक तरफ से मेरा जहन फारिग हुआ तो अब मैंने इस नुक्ते पर गौर करना शुरू कर दिया कि प्रोफेसर लड़की रत्नावली का मौमा क्या है। वो आधी रात को मिस्टर व्यास के कमरे में क्या करने आई थी? उसका कहीं इंटेलिजेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं, या फिर क्या मिस्टर व्यास ने उसे महज खुश वक्ती के लिए किसी जरिए से वहां मंगवा लिया था? मगर रत्नावली तो उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और लगता था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे इस राज को पौंडीचेरी से रुखसत होने से पहले पहले हल करना था, क्योंकि बाद में रत्नावली मेरे लिए मसले पैदा कर सकती थी। वो मेरे होटल में भी आ चुकी थी। ये सब ड्रामा किसी गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं था जो मुझे बेनकाम करने के लिए तैयार की गई थी। ये सवाल थे जिनका मुझे जवाब चाहिए था, और फिर मुझे इन जवाबात की रोशनी में रत्नावली को भी ठिकाने लगाना था। मिस्टर व्यास और बहरिया के 3 जवानों के कत्ल की खबर को भी सीगाए राज में रखने की कोशिश की गई। सारे इलाके के गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और बाहर के किसी आदमी को उस तरफ आने की इजाजत नहीं थी। मैंने तकरीबन सारा दिन वहीं बंदरगाह पर ही गुजारा। पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिस्टर व्यास के कमरे में भी गया, जहां गुज़श्ता रात मैंने उसे कत्ल किया था। पुलिस उंगलियों के निशानात इकट्ठे करने की कोशिश में थी, मगर इसका इम्कान मैंने रात को ही खत्म कर दिया था। वो ऐसे कि मैंने जहां जहां हाथ लगाए थे बाद में रुमाल से उन जगहों को साफ कर दिया था। यहाँ तक कि मिस्टर व्यास की गर्दन पर भी मैंने अपनी उंगलियों के निशानात को मिटा दिया था। ये काम मेरे लिए कोई नया नहीं था। पुलिस को वहां रबड़ के मर्दाना जूतों के अलावा एक जनाना सैंडल के मध्यम निशान भी मिले। ये बात सबके लिए हैरानकुन थी कि वहां आने वाली औरत कौन थी। मैंने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है कि ये औरत भी तकरीबकारों की साथी हो। फिर वहां के माली ने बताया कि उसने आधी रात के बाद वहां मोटर कार के इंजन की आवाज सुनी थी। मामला उलझता जा रहा था। कुछ मैं अपने तर्ज इस्तदलाल से उलझा रहा था ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। मेरे रबड़ के जूतों के निशान पुलिस को कोई हतमी सबूत मुहैया न कर सकते थे, क्योंकि इस किस्म के लाखों जूते शहर में लोगों ने पहन रखे थे। फिर भी मैंने फैसला कर लिया कि अपने रबड़ के जूतों को भी कहीं फेंक दूं। उस वक्त मेरा इरादा रत्नावली के हॉस्टल जाकर उससे मुलाकात करने का था। मैं ये देखना चाहता था कि मिस्टर व्यास की मौत पर उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। मगर बंदरगाह पर ही मुझे शाम हो गई और मैं इस कदर थक गया कि वहीं से सीधा अपने होटल आ गया। आते ही मैंने सबसे पहले रबड़ के नस्वारी जूतों को एक लिफाफे में डाला और उन्हें पलंग के नीचे एक तरफ डाल दिया कि रात को उन्हें ले जाकर किसी कुएं वगैरह में फेंकाऊंगा। मैं मुंह हाथ धोने के बाद सादा कपड़े पहनकर अखबार पढ़ने बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने रत्नावली खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोली, इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। आप मसरूफ तो नहीं है ना? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, अंदर आ जाओ प्लीज। मैंने दरवाजे से एक तरफ हटते हुए कहा। रत्नावली ने हल्के ब्लू कलर की फूलदार साड़ी पहन रखी थी। हाथ में उसी कलर का पर्स था। बालों में मोतियों के फूलों का गजरा सजा था। वो सोफे पर बैठ गई। जगदीश जी, आप फिर हमारे हॉस्टल में नहीं आए? मैंने अखबार लपेटकर पलंग पर रख दिया और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बस कारोबारी मसरूफियात इस किस्म की थीं कि वक्त ही नहीं मिला। अब सोचा था कि कल आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। आप ठीक है ना? रत्नावली मुस्कुरा रही थी, बोली, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी तक रत्नावली के बारे में किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। ये लड़की या औरत इंटेलिजेंस की है या इसका ताल्लुक पौंडीचेरी की उन औरतों से है जो सरकारी अफसरों का दिल बहलाती हैं। मैं उसकी एक एक हरकत को बड़े गौर से देखने और कोई नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके लिए चाय मंगवाई। मेरे रबर के जूतों का थैला पलंग के नीचे जरा बाहर निकला हुआ था।
मैंने नोट किया कि रत्नावली ने दो एक बार खास तौर पर उस तरफ गौर से देखा। ये लड़की उस थैले को क्यों देख रही है जिस थैले में मैंने रबड़ के जूतों को डाल रखा था। वो पौंडीचेरी के एक मशहूर शॉपिंग स्टोर का थैला था जिस पर शेर की शक्ल बनी थी। रत्नावली ने थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप कारगिल शॉपिंग सेंटर से चीजें खरीदते हैं। मैंने थैले को कस्तन नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ भाई, मैं तो इस शहर में अजनबी हूँ।